स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम से संबंधित पूरे एक साल के जो सबसे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। इसमें सारे वो टॉपिक होते हैं जो यूपी पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं या जिन कोर एरिया से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है हम एक साथ देखेंगे स्टेट वाइज। सबसे पहले है कार्बन क्रेडिट भुगतान योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहली चीज़ क्या है याद रखनी है, कार्बन क्रेडिट। तो उत्तर प्रदेश कार्बन क्रेडिट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है, इस वजह से आ सकता है। इसके बाद है जो पेटेंट में बहुत सारा खर्चा होता है वो खर्चा अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद उठाएगी, तो ऐसा करने वाला भी पहला राज्य है। इसके बाद है देश का पहला इक्वाइन डिजीज़ फ्री कॉम्पैक्ट सेंटर मेरठ में खोला गया है। तो इक्वाइन मतलब जो घोड़ों से संबंधित बीमारी वगैरह का जो सेंटर है वो कहाँ खोला गया है, मेरठ में। तो 3 हमने देखे। इसके बाद बात करें पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईडा जो है वो ग्रेटर नोएडा में बना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा हब है उत्तर प्रदेश में, नोएडा। इसके बाद सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश बना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कौन सा है, तो पहला है असम, और असम के बाद दूसरा बना है उत्तर प्रदेश सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। यहाँ इंपॉर्टेंट है साउथ के स्टेट जब दिए होंगे तो कंफ्यूज हो सकता है इसमें। इसके बाद यूपी का पहला निर्धनता मुक्त गांव कौन सा बना है, तो रंगोली गांव है जालौन ज़िले में। तो जालौन ज़िले की लोकेशन भी याद रख लेनी है, और रंगोली ज़िला है जो रंगोली गांव है। इसके बाद है देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कानपुर देहात में है। टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा एरिया जाना जाता है, कानपुर ही। तो वहीं पे पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों से संबंधित मशीन निर्माण देश का पहला है ये कानपुर देहात में ही। यूपी में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ चली है, लखनऊ में चलाई गई है। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ पे बनेगा, बाराबांकी से बहराइच तक। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया आ जाएगा, बहराइच उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले एरिया में। तो बाराबांकी से बहराइच, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ये कैसा है, डिजिटल हाईवे है। जो और हाईवे हैं यहाँ पे सब एआई मतलब जनरेटेड डिजिटली होगा सब चीज़ें। तो पहला डिजिटल हाईवे कोई अब बाराबांकी से बहराइच तक का है। इसके बाद है शैक्षणिक के संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है शिक्षा के लिए। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय बनाया गया है वाराणसी में हिंदी साहित्य के लिए। इसके बाद यूपी में ऑस्ट्रेलिया की पहली एक विदेशी यूनिवर्सिटी आई है, उसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में पहली कोई विदेशी यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला है, उसका नाम है सिडनी यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे, नोएडा में। ऑस्ट्रेलिया का है ये सिडनी, तो ये याद ही रहेगा। देश का पहला क्लाइमेट म्यूजियम कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। लखनऊ का माहौल बिगड़ रहा है मतलब पर्यावरण वगैरह से, तो क्लाइमेट म्यूजियम। इसके बाद है पहली महिला जैगुआर पायलट कहाँ से हैं, लखनऊ से। नाम क्या है, तनुष्का। तो तनुष्का है जैगुआर पायलट। इसके बाद है एक उत्तर प्रदेश में रेलवे के लिए, तो रेलवे सुरक्षा के निजीकरण वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट गोमती नगर लखनऊ स्टेशन पे। अब देखो उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ जा रही हैं, तो रेलवे की जो सुरक्षा है वो भी अब सरकारी नहीं रहेगी, प्राइवेट हो जाएगी सेक्टर के हाथ में। तो ऐसा ही प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मतलब प्रोजेक्ट गोमती नगर कहाँ पे, लखनऊ स्टेशन पे। तो प्राइवेट सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां भी देखें। तो लखनऊ में क्या हुआ है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान है कचरा मुक्त रैंकिंग में, 7 स्टार रेटिंग है, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो 3 फैक्ट देखे हमने इसमें। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा स्थान किसका है, लखनऊ का है। इसके बाद कचरा मुक्त रैंकिंग में हम 7 स्टार रैंकिंग में है मतलब लखनऊ, और प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी लखनऊ को मिला है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट है ये, वाराणसी से कंफ्यूज हो जाएंगे गंगा शहर के लिए, पर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर है क्योंकि अभी कुंभ मेला भी हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ जो गंगा शहर है वो कौन सा है, प्रयागराज। और राष्ट्रीय स्तर पर ये 12वां स्थान है, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 12वां स्थान है, और स्वच्छ महाकुंभ का भी इसे पुरस्कार मिला हुआ है। गोरखपुर की बात करें तो सफाई मित्र सुरक्षित श्रेणी में तीसरा स्थान है, मतलब सफाई मित्र सुरक्षित
श्रेणी है जो सफाई के लिए, उसमें गोरखपुर का तीसरा स्थान है और 3 लाख से 10 लाख आबादी वर्ग में इसका स्थान चौथा है सफाई वाले में। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। सफाई मित्र वाला अगर आ जाएगा तो तीसरा है और 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले वर्ग में चौथा स्थान है। नोएडा की बात करें तो 3 से 10 लाख जो आबादी वर्ग में सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड में 5 स्टार रेटिंग है। तो सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड मिला है नोएडा को, कौन से? 3 लाख से 10 लाख आबादी वर्ग में सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड, ये याद रखना है। इसके बाद अन्य 5 स्टार रेटेड शहर कौन कौन से हैं? जैसे एक तो नोएडा हमने देख ही लिया 5 स्टार रेटेड से, और भी ऐसे आगरा का 10वां स्थान है। तो आगरा का कौन सा 10वां स्थान है, गाजियाबाद का 11वां, कानपुर का 13वां। तो 4 हमने देख लिए, नोएडा टॉप में ही है, उसके बाद आगरा, गाजियाबाद और कानपुर, ये वाले 3 याद रखने हैं। इसके बाद अन्य रैंकिंग में जैसे 17वां स्थान है 3 स्टार में वाराणसी का, बाकी पीछे के हमें याद नहीं रखने हैं ज़्यादा। तो ये देखा हमने। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स जो हैं मेन, कि संस्कृत में नवाचार। तो पहली बार संस्कृत में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में आया है। तो जैसे प्रस्ताव ध्यानाकर्षण आते हो तो हिंदी में आएंगे, इंग्लिश में आते हैं, लोग जो वहाँ की राज्य की लैंग्वेज होती है, संस्कृत में पहली बार लेके आए हैं मध्य प्रदेश है। इसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम, देश में पहला हिंदी माध्यम में मेडिकल कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बनने के लिए हिंदी माध्यम में पढ़ाई स्टार्ट करी है जबलपुर ने। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नीति निर्माण की देखें तो भारत की पहली GCC नीति 2025 लॉन्च करने वाला जो ग्लोबल जो वो वाला है गल्फ कॉरपोरेशन, मतलब जो गल्फ कंट्री है उनसे सहयोग के लिए पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। वन्य जीव संरक्षण के लिए बात करें तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे बना है? रीवा में। जैसे हम बाघ, टाइगर, इनके प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ही टॉप पे रहता है। तो सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में बना है। तो इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा ही रहेगा सफ़ेद के लिए। काले के लिए हम उड़ीसा देखते हैं और सफ़ेद के लिए हम रीवा में। इसके बाद है गौशाला नवाचार के लिए तो बायो CNG। तो बायो CNG समझ में ही आ रहा है कि जो गौशाला से कचरा निकलेगा और सारी चीज़ें, तो गोबर गैस वगैरह। तो बायो CNG प्लांट वाली पहली गौशाला लाल टिपारा गौशाला है ग्वालियर में। तो गौशाला में नवाचार हुआ है, लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर में। सांस्कृतिक उपलब्धि, 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024 ग्वालियर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो 100वां तानसेन संगीत समारोह है। अब पहला होता या 100वां तो इम्पोर्टेंट है, और कोई होता 90-80 तो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अगर कहा जाए 100वां तानसेन समारोह कहाँ हुआ 24 में, तो ग्वालियर में हुआ था, वहीं से संबंधित थे तानसेन। तो ये है। इसके बाद है खनिज वाले एरिया में देखें तो महत्वपूर्ण खनिजों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अब सोचो पूरे देश में अगर खनिज मिलते हैं और उसके लिए एक सम्मेलन हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कहाँ हुआ है? 2025 में जबलपुर में ही हुआ है। क्यों हुआ है? जो भारत का जो ये खनिज से संबंधित सर्वेक्षण है उसके 175 वर्ष हो गए हैं GSI के। तो ये चीज़ याद रखनी है 175वें वर्ष की वर्षगांठ पर। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स हैं। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नपने जलप्रपात वैभववाड़ी सिंधुदुर्ग में है। अब देखो सिंधु नदी तो ऊपर बहती है पर सिंधुदुर्ग जो किला है वो कहाँ है? महाराष्ट्र वाले एरिया में। ये चीज़ याद रखनी है। यहीं पे पहला ग्लास ब्रिज है जिसका नाम है नपने जलप्रपात ब्रिज है जो वैभववाड़ी सिंधुदुर्ग में है। इसके बाद है देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम या कृत्रिम कोरल रिफ्ट। तो अंडर वाटर म्यूजियम और जो है कृत्रिम कोरल रीफ नेप्टी रॉक्स, मतलब जो समुद्र तट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे कोरल रीफ के लिए अलग से बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखनी कृत्रिम रूप से, वैसे हम देखते हैं वो नेचुरल होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे तो उन्हीं के नाम पे पहला मंदिर है भिवांडी में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर है भिवांडी में। तो वो ऐसे कहते हैं जय भवानी टाइप का, तो भिवांडी से याद रख लेना ऐसे। इसके बाद है पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स। ऑडियो विजुअल बॉलीवुड से संबंधित तो कहाँ होगा? मुंबई में। वेब से याद रखना है ये, WAVE वेव, मतलब ऑडियो विजुअल के लिए। इसके बाद है
नीति निर्माण में शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग और रिसाइकलिंग के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में। शिप कहाँ ज़्यादा आती है? महाराष्ट्र की तरफ है। इंपॉर्टेंट वाली चीज़ ये है। वैसे शिप को तोड़ने के लिए जालन वाला एरिया एक गुजरात में फेमस है। उसके बाद है भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जो है, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 में है। तो ऑक्सीजन पार्क की बात करेंगे तो वो नागपुर और हैदराबाद राजमार्ग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 उस पर बनाया गया है। महाराष्ट्र का पहला नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क है। तो देखो छत्रपति शिवाजी के नाम पे 2-3 चीज़ें हो चुकी हैं। एक अभी मंदिर देखा हमने और उसके बाद अब आ गया सौर ऊर्जा पार्क भी महाराष्ट्र में पहला लगाया गया है। इसके बाद है ट्रेन में पहली बार एटीएम की पहल जो है वो भी पंचवटी एक्सप्रेस में स्टार्ट की गई है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जैसे महाराष्ट्र में ट्रेन वगैरह हम देखते हैं, लोकल ट्रेनें चलती हैं तो वहाँ पे रुपए निकालने की ज़रूरत हो तो एटीएम मशीन ही लगा दी है ट्रेन के अंतर्गत। तो मनमाड़ और जो है CSMT एक ट्रेन का नाम है, मतलब मनमाड़ CMC पंचवटी एक्सप्रेस, उसमें ये लगाया गया है। सर्वाधिक पुरस्कृत राज्य महाराष्ट्र, मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जो, उसमें सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हैं वो महाराष्ट्र को मिले हैं, महाराष्ट्र के 10 शहरों को। तो उत्तर प्रदेश से कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद उत्तर प्रदेश को मिले हों। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हैं वो महाराष्ट्र को मिले हैं, 10 शहर महाराष्ट्र के हैं। गुजरात के लिए करंट अफेयर्स देखें, जीनोम अनुसंधान, आदिवासियों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने वाला पहला राज्य गुजरात है। क्रूज पर्यटन मिशन से जुड़ने वाला पहला राज्य गुजरात है। क्रूज मतलब शिप वगैरह के पर्यटन से जोड़ा जाएगा। तो क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसके बाद हरित ऊर्जा की बात करें तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कांडला में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। किसने लगाया? अडानी ग्रुप ने ये लगाया है। पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ऐसे बताते हैं, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इतना बड़ा प्लांट है। इसके बाद जैव विविधता, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जैव विविधता विरासत स्थल अंतर्देशीय मैंग्रोव है गुनेरी। तो गुनेरी जगह याद रखना, ये जो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो गुनेरी। इसके बाद है कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला राज्य गुजरात है। और भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला दीप है। तो ये तो जानते ही हैं, दीप वाला जिला है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव जो मनाया गया है, पतंग का उत्सव, वो अहमदाबाद में साबरमती के नदी के किनारे अंतर्राष्ट्रीय है ये पतंग उत्सव 2025। कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती। अब दक्षिण के सभी राज्यों को एक बार में देखें, वहाँ की करेंट अफेयर। जैसे ये कोचीन भारत का पहला पीपीपी आधारित हवाई अड्डा है, इंपॉर्टेंट है। पहले कोचीन में शिपें आती थी, जानते हैं, वास्को डी गामा और ये सब। अब क्या हवाई अड्डा खोल दिया, वैसे भी पीपीपी मॉडल पे। तो कोचीन में अरालम है, अरालम भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है, केरल में अरलाम भी कहते हैं इसे। बिजिंगम पोर्ट काफ़ी साल से चर्चा में चल ही रहा है, जो बिजिंगम है केरल में देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यहाँ से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है, जहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बना दिया है। जैसे हम लोग देखते हैं बाल आयोग, महिला आयोग, इन सब से। केरल 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है, मतलब 10th क्लास से ही रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। केरल में एजुकेशन में टॉप पे है, तो वहाँ के बच्चे अब रोबोटिक्स सीखेंगे। केरल अनुपयुक्त और एक्सपायर्ड दवाओं को निपटान करने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई है, जैसे इसका नाम दिया गया एन प्राउड। तो एन प्राउड क्या है कि दवाएं जो हैं, एक्सपायर दवाएं हो चुकी हैं, वो अपने यहाँ पानी में फेंक देते, नाली में, तो प्रदूषण होता है, तो उसे निपटान के लिए। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु भारत का पहला सरकारी प्रोटीन थेरेपी इकाई चलाई गई है। तो यहाँ पे सरकारी वो प्रोटॉन थेरेपी इकाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो बेंगलुरु भारत की पहली सरकारी प्रोटॉन थेरेपी इकाई लगाई गई है। कहाँ पे? बेंगलोर में। वहाँ इंजीनियर रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह का थेरेपी होगा यहाँ पे। इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में ही क्या है, पुरावशेषों का ग्रामीण स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। जैसे गांव के क्षेत्र में हम जानते हैं बहुत सारे अवशेष वगैरह होते हैं पर जिनकी सही से सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, तो ऐसा पूरी तरह से करने वाला एक राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक गरिमा से मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। जैसे कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा पीड़ित होता है, मतलब मानसिक, मतलब शारीरिक रूप से, कि वो मर ही जाएगा, पर हमारे यहाँ क्या है, मृत्यु का अधिकार नहीं था, तो कर्नाटक ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है।
तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है। चेन्नई में क्या है, कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण है। ड्रोन दीदी और ड्रोन वाले प्रोग्राम अपने यहाँ वाराणसी में काफ़ी चल रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हुए काफ़ी, पर चेन्नई पहला है जिसने कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र बनाया है। तो केंद्र है यहाँ पे कृषि ड्रोन के लिए, तो याद रखना है चेन्नई में है। तो चेन्नई बिल्कुल समुद्र के किनारे है, तो यहाँ से मान लो श्रीलंका जाना है, ऐसे याद कर लें, तो इधर ड्रोन रहेगा। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर पहला सी ग्लास ब्रिज बना। एक हमने ग्लास ब्रिज पढ़ा था, नपना करके था महाराष्ट्र वाले एरिया में। ये कन्याकुमारी दक्षिणी छोर पर मतलब दक्षिणी छोर का पहला सी ग्लास ब्रिज है। तो कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक, ये भी चेन्नई में है। डायबिटीज़ के लिए कहाँ पे है, चेन्नई। चीनी सा लगता है चेन्नई, तो ये डायबिटीज़ के लिए है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करें तो हैदराबाद विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है कान्हा शांतिवन। तो जो हैदराबाद विश्व का पहला है, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही हो जाएगा। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है, नेशनल पार्क ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को वो कैप्चर, मतलब सारी चीज़ें सही। ये कान्हा शांतिवन नाम से लगेगा, मध्य प्रदेश वगैरह होगा, पर हैदराबाद में है ये, तो याद रखना ही। उसके बाद तेलंगाना में ही क्या है, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को, जैसे ओबीसी में कैटेगरी होती थी क्रीमी लेयर वगैरह, वैसे ही अब एससी में जो उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। अमरावती में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली खोली गई है। कहाँ पे, अमरावती में। क्वांटम के लिए है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर के लिए तो अमरावती है। पार्वतीपुरम रेलवे द्वारा पहली बार 3D प्रिंटेड कैबिन का निर्माण किया गया है। तो पार्वतीपुरम रेलवे के द्वारा पहली बार 3D प्रिंटेड कैबिन, सोचो पूरा कैबिन ही बना दिया उन्हें 3D प्रिंट करके, तो कहाँ पे, पार्वतीपुरम रेलवे द्वारा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट पे चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले देशों में राज्यों में देखें कि पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। भूतापी का मतलब जमीन से जो गर्म पानी निकलता है उसका एनर्जी में यूज़ कर लो, तो ऐसा करने वाला कुआं जो खोदा गया है या यूज हो रहा है वो कुआं दिरांग है। कुआं दिरांग जगह है वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो याद रखना ये। उसके बाद त्रिपुरा पहला ग्रीन विलेज रंगाचेरा है। त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज, इसका नाम क्या है, हरित गाँव। पूछ लेगा कि भारत में अभी हाल ही में एक हरित गांव बना है, वो कौन सा है, रंगाचेरा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भाषा तकनीक भाषणी से समझौता करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, ये भी त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में दो देखे, हरित गांव भी है वहाँ का, विलेज रंगाचेरा, और भाषणी क्या है, वही भाषाओं को कई भाषाओं में ट्रांसलेट करना, ये सब के लिए त्रिपुरा से समझौता हुआ है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में बात करें तो पहली बार पूर्वोत्तर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IIT गुवाहाटी में। तो पहली बार पूर्वोत्तर में भारत का पूर्वोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो विज्ञान महोत्सव IIT गुवाहाटी में है। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का IIT गुवाहाटी में। इसके बाद अन्य राज्यों में करें, सबसे पहला बिहार। 1200 से कम मतदान, जैसे होता क्या है जब हम वोट डालने जानते हैं तो ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाती है, लड़ाई झगड़े और मतलब विवाद होते हैं। तो अब बिहार में अभी चुनाव होने हैं इसी साल, तो बिहार में ये कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मतदाता केंद्र पर 1200 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और देश में पहला ऐप आधारित वोटिंग जो सिस्टम है बिहार में लॉन्च किया गया है। झारखंड की बात करें, माइनिंग टूरिज्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अब देखो झारखंड वाला एरिया जब बात करते हैं तो झारखंड का ये एरिया है जो वहाँ पे पूरा कोयला, लोहा और इन सब के लिए ही जाना जाता है। तो वहाँ पे लोग देखने जा सकते हैं माइनिंग को, तो उसके लिए टूरिज्म के लिए क्या है झारखंड में, तो ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे सिंह भूमि वगैरह हम देखते हैं तो वहाँ पे कोई देखने भी जा सकता है माइनिंग टूरिज्म के लिए। इसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें तो रेलवे सुरक्षा के निजीकरण का पहला पायलट प्रोजेक्ट चंडीगढ़ और गोमती नगर लखनऊ में। तो अगर पूछा जाए निजीकरण का भी हमने देखा था लखनऊ में ही हुआ है रेलवे सुरक्षा का, और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में भी स्टार्ट किया गया है, तो दो अलग अलग है। इसके बाद है हर घर को डिजिटल पता देने वाला पहला शहर इंदौर है। इंदौर में जैसे अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ होता है कि गली नंबर 1, गली नंबर 2 ऐसे करके फिर घर नंबर होता है। सोचो हर एक चीज़ QR कोड या फिर सीधा डाटा
डिजिटल चीज़ें हो, तो हर घर को डिजिटल पता देने वाला पहला शहर है इंदौर। इसके बाद मेट्रो पर भारत का पहला दोमुखी सौर संयंत्र, दोमुखी का मतलब क्या है, जैसे जो सौर पैनल लगाए जाते हैं वो हम अभी देखते हैं छत पे ऐसे लगाए जाते हैं ऐसे करके, तो ऊपर से सौर ऊर्जा आएगी ये करके। अब सोचो यहाँ पे कि उसे इस तरीके से सौर पैनल को लगाया जाए, एक साइड ये वाली साइड आ जाए ए साइड, एक साइड ये बी साइड, और सौर इधर हो तो इधर एनर्जी मिलेगी, इधर हो तो इधर। तो ये वाली जो चीज़ है इस तरीके की द्विमुखी सौर संयंत्र, ये बिहार जो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन है कहाँ पे, दिल्ली में, उसमें ये इस तरीके का सोलर पैनल लगाए गए। हीट एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला राज्य जो है, राज्य या केंद्र शासित दोनों में ही दिल्ली है। हीट एक्शन प्लान, तो हीट कहाँ ज़्यादा हो जाती है, दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल बाइफिकेशन सोलर प्लांट, ये सेम ही है पॉइंट ये वाला, तो ये है। देश का पहला मेडिकल इनोवेशन सेंटर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, पहला मेडिकल इनोवेशन सेंटर। अब जब एम्स की बात करते हैं दिल्ली की, तो वो इनोवेट करता रहता है, तो ऐसे याद कर लेना, दिल्ली में ही मेडिकल इनोवेशन सेंटर है यहाँ पे। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, देश की पहली योग नीति लागू करने वाला जो उत्तराखंड है, वहाँ पे एकदम पहाड़ है, शांति है, तो इंसान योग कर पाएगा, तो योग नीति ले आई है। देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हर्षिल उत्तरकाशी में, अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र के लिए ये उत्तरकाशी में है हर्षिल। उत्तराखंड का पहला बर्ड म्यूजियम सोनी बिनसर अल्मोड़ा में है, तो बर्ड म्यूजियम, बर्ड मतलब पक्षियों के संबंध में म्यूजियम अल्मोड़ा में। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है, मतलब जो नशे की तस्करी करेंगे उन्हें मृत्युदंड, ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन रायपुर में हुआ है, तो देखो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, उस एरिया में मतलब जो पहले से ही खनिज वगैरह के हो रहे हैं पहले से ही। अब सोचो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो भारत में कई सारे पहले से ही हैं जहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में वो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को AI इकोनॉमिक जोन बना दिया है। तो मेन बात ये है कि पूछा जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो नवा रायपुर है, तो नाम ही है नवा नया और रायपुर है, तो यहाँ नई राय दी गई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद है पहली बार हस्तलिखित बजट लागू करने वाला भी पहला राज्य, जैसे बजट अभी टाइप होके आता है, अब इनने हाथ से ही नोट्स बना दिए पूरे बजट के छत्तीसगढ़ ने। लद्दाख की बात करें, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे है, लेह में है, तो लेह में वहाँ पे कम लोग जाते तो आराम से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लगा दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर भी लद्दाख में बनाया गया है। अभी हमने एक वो देखा था, पूरा कैबिन बनाया गया था, और उसके बाद है कि अब क्या आएगा, 3D प्रिंटेड बंकर बना दिया, ये कहाँ पे, लद्दाख में बनाया है। उसके बाद कुछ भारत की विशेष उपलब्धि देखें, भारत का पहला हाइपर लूप प्रोटोटाइप ट्रैक IIT मद्रास ने चलाया है, मतलब IIT मद्रास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, हाइपर लूप, जो एक ट्रेन सोचो और ट्रेन एक ट्यूब में चल रही हो, यही होता है हाइपर लूप, इसकी स्पीड प्लेन के बराबर होती है, तो ऐसा करने वाला पहला मद्रास बना है IIT। भारत का पहला फेरेट जो पक्षी वगैरह है उसका फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फरीदाबाद हरियाणा में है, तो फेरेट। उसके बाद क्या है, ये चीज़ याद रखना, पहला फेरेट मतलब फेरेट पक्षी तो नहीं होता, जानवर टाइप का है, तो ये छोटा सा, तो इसके रिसर्च के लिए फरीदाबाद में है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। देश भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सोरेंग सिक्किम में। अब देखो सिक्किम पहले से ही जैविक राज्य है, अब यहाँ पे मत्स्य पालन में भी आ गया है, जैविक मत्स्य पालन में। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर में है, मैग्नीशियम के लिए देश का पहला है मैग्नीशियम पायलट प्लांट, कहाँ पे, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड वाले एरिया में, झारखंड मतलब राज्य में, तो जमशेदपुर में मैग्नीशियम प्लांट है, पहला है देश का, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद कुछ साइंस टैग के न्यूज़ देखें, जैसे डिफेंस का पहला, तो नौसेना का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसका नाम है INS अनाला, या इसे अरनाला भी कहते हैं, जैसे कोई पनडुब्बी पाकिस्तान की तरफ से आए तो ये पहले ही पहचान लेंगी, तो इसका नाम है INS अरनाला। उसके बाद है भारत का पहला स्वदेशी गोताखोर पोत INS निस्तार है, जो गोताखोर लोग लगाते हैं उन सब के लिए मदद के लिए स्वदेशी गोताखोरी पोत है निस्तार। इसके बाद है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे है पम्बन ब्रिज। इसके बाद भारत का पहला केबल स्टैंड रेल ब्रिज है अंजी खाद ब्रिज, जो अंजी ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर वाला पहला केबल से जुड़ा हुआ ये ब्रिज है। इसके बाद है देश का पहला
यही केबल स्टे ब्रिज अंजी नाला है। अब दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज ये चेनाब नदी पे बनाया गया है, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। चेनाब नदी पे आर्च ब्रिज बनाया गया था। इसके बाद है ये दुनिया का सबसे ऊंचा, एफिल टावर से भी ये तो ऊंचा है। भारत का सब पहला बायो बाटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर मानसर बाईपास NH 44 पे, ये हमने देखा भी था कि बायो वाला है पहला, भारत का पहला बायो बाटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर से मानसर बाईपास NH जो 44 पे। विज्ञान में और देखें, जैसे भारत का पहला AI थिंक टैंक जो है फ्यूचरेंस लीडरशिप काउंसिल FLC, ये क्या है, पहला AI थिंक टैंक है। जैसे हम सोचते हैं या कोई थिंक टैंक होता है, जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक ही तो है, सोचो वैसा ही एक AI थिंक टैंक होगा, इसका नाम है FLC जो फ्यूचरेंस लीडरशिप काउंसिल है, पहला है। चूंकि आयुर्वेद का पहला AI सक्षम नाड़ी उपकरण, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हमारे यहाँ पहले नाड़ी देख के पूरा बीमारी पता लगा ली जाती थी हाथ की नसों में, अब उसी के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण ही पूरा बना दिया है। वो सेम वही प्रोसेस करेगा पर ये मशीन कर देगी वही काम। तो ये है, इसका नाम है, उपकरण का नाम नाड़ी तरंगड़ी। किसने बनाया? पुणे ने। उसके बाद हीमोफीलिया के ए, हीमोफीलिया कई तरीके का होता है, तो ए के लिए पहला मानव जीन थेरेपी का विकास किया है CMC बेल्लोर ने। तो बेल्लोर साउथ कर्नाटक वाले एरिया में, तो बेल्लोर में क्या हुआ, हीमोफीलिया ए के लिए पहला जीन थेरेपी है बेल्लोर वाले में। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जो है, जैसे बुखार वगैरह इन सब में एंटीबायोटिक ली जाती, तो भारत का अब स्वदेशी पहला एंटीबायोटिक है, पहला है, चूंकि उसका नाम है नेफ्थ्रोमाइसिन। इसके बाद है जीन संपादित भेड़। अब एक ऐसी भेड़ जो जेनेटिक मॉडिफाई है, तो उसका पहली बार मतलब पहली भेड़ है जो श्रीनगर ने बनाई है, मतलब श्रीनगर में एक यूनिवर्सिटी है उसने बनाई है। तो पहली बार शेरे कश्मीर जो विश्वविद्यालय है श्रीनगर का उसने बनाया, भेड़ बनाई है, पर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? शेरे कश्मीर। इसरो की बात करें, इसरो ने पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम ही है 3201, विक्रम 3201, तो विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा गया है ये। अंतरिक्ष में जैविक पेलोड भेजने वाला पहला विश्वविद्यालय MIT विश्वविद्यालय है, वो पहला जैविक, जैसे जैविक का मतलब कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु, ये भेजने वाला पहला जो यूनिवर्सिटी बना है, वैसे तो जा चुका है पर यूनिवर्सिटी पहला MIT है। इसके बाद पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारतीय, कक्षा में रहने वाले सबसे लंबे समय तक भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला है, तो ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे। अब हम सुनीता विलियम्स वगैरह देखते हैं, वो भारतीय मूल की है ना कि भारतीय हैं, तो ये वाली बात याद रखना। इसके बाद है विश्व के देशों के पहले, मतलब पहले पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं पूरे विश्व में वो देख लेते हैं। जैसे याक का पहला क्लोन किसने बनाया है? चाइना ने। दुनिया की सबसे लंबी स्पेस वॉक में 9 घंटे तक सोचो स्पेस में घूमा कोई व्यक्ति, चाइना का। तो याक का जो क्लोन बनाया वो स्पेस वॉक। रसिया ने तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश है। डेनमार्क दुनिया का पहला मीथेनॉल प्लांट लगाया है। वाणिज्यिक मीथेनॉल प्लांट किसने लगाया है? डेनमार्क ने। इंग्लैंड दुनिया का पहला गोनोरिया वैक्सीन बनाया है। यूके ब्राज़ील इफ्को का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है वो यूके ब्राज़ील में, मतलब इफ्को जो अपना संस्थान है, तो जानते हैं इफ्को की खाद आती है। अब सोचो उस खाद वाली कंपनी मतलब हमारी संस्थान है, अब ब्राज़ील में जाके क्या किया है? संयंत्र लगाया है। तो पराना ब्राज़ील में ये लगाया इफ्को ने। उसके बाद बात करें CPT जो है CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है ब्रिटेन। उसके बाद US की बात करें, जैसे हिंदू लोगों के विरुद्ध अपराध किए जा रहे थे ऐसे, तो हिंदू फोबिया उसे कहते हैं कि हिंदू लोगों को डराना, मतलब थोड़ा अपोजिट में उनका होता है। तो इसके विरोध में एक विधेयक लेके आए हैं राज्य जॉर्जिया है। जॉर्जिया कहाँ का? अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, तो वो लेके आया हिंदू फोबिया के विरोध में। उसके बाद है FBI के पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? विवाद में काफ़ी चल ही रहे हैं ये, काश पटेल आ भी सकता है, काफ़ी विवाद चल रहा है इन पर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की उपलब्धि देखें, पहला IVF कंगारू, कंगारू का ब्रूड, कंगारू पूरी दुनिया में एक ही जगह मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पर यूनिवर्सिटी बदली जा सकती है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है जिसने जो कंगारू का ब्रूड बनाया। इंटरनेट मीडिया से 16 वर्ष तक के बच्चों को दूर रखने वाला, मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह, सबसे 16 साल तक के बच्चों का अकाउंट सब डिलीट कर दिया है। कौन सा राज्य बना, देश बना है? ऑस्ट्रेलिया। ये पहला प्रथम एंटी स्लेवरी कमिश्नर क्रिस इवांस हैं। जो स्लेवरी वगैरह होती है, कुछ लोगों को रखा जाता है स्लेव बना के, मतलब मजदूर, बंधुआ मजदूर टाइप का, तो उसके लिए एंटी स्लेवरी कमिश्नर बने हैं क्रिस इवांस।
तो ये चीज़। इसके बाद है वहीं ऑस्ट्रेलिया में अगला है अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल, यूके के हैं। क्यों फेमस है? इंग्लैंड के पहले दिव्यांग हैं, तो मैकफॉल हैं, फॉल नहीं हुए जबकि दिव्यांग थे तब भी, तो पहले हैं। उसके बाद MI6 इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन, MI6 की पहली आज तक के इतिहास में पहली बार है, मतलब 50 सालों में, कि MI6 की पहली महिला बनी है, जिनका नाम है बलेज मेट्रे बेली। जो हम देखते हैं, जो ये वाली नाम याद रखना है, मतलब M से याद रख लेना, मेट्रा बेली। इसके बाद हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो दीपिका पादुकोण है। तंजानिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारतीय मोदी जी हैं। AI जनित अखबार जो उसे फोगलियो इटली में आया है, मतलब एक अखबार जो नॉर्मल निकलता है, सोचो AI ही न्यूज़ को छांटेगा, AI न्यूज़ को एडिट करेगा, सारी चीज़ें, ऐसा एक अखबार ही पूरा चला दिया है, फोगलियो, मतलब नाम है फोगलियो। इसका नाम मतलब कहाँ क्या है? ये इटली में है। उसके बाद है ओंकोसेरकेसिस खत्म करने वाला पहला जो देश है नाइजर है। तो ओंकोसेरसिस जब आँख में बीमारी वगैरह हो जाती है तो इसके लिए नाइजर देश है, इंपॉर्टेंट है, नदी वगैरह होती है तो उस एरिया में ज़्यादा फैलता था, तो ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा, याद रखना है। इसके बाद विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा ऐसे वाले जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन रहता ही है, जैसे अभी देखा मृत ग्लेशियर जो है पहला, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर याला नेपाल में है। पहला एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेव बेसिन IIT मद्रास ने बनाया, मतलब IIT मद्रास, तो एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेव बेसिन बनाया है IIT मद्रास ने। विश्व की सबसे बड़ी सिंगल साइट टाइटेनियम जो रिमेल्टिंग सुविधा है टाइटेनियम के लिए, सोचो सिंगल साइट टाइटेनियम की हम मेल्ट कर रहेंगे ये सब, तो लखनऊ नोड डिफेंस कॉरिडोर, तो लखनऊ का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें ये क्या हुआ है, टाइटेनियम के लिए संयंत्र लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोत है MSC जो है MSC एरिना, तो विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोत MSC एरिना। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि भारत में आया है या आने वाला है, कुछ ऐसा है, तो ये कंटेनर पोत है MSC एरिना। इसके बाद बात करें दुनिया का सबसे ऊंची 3D प्रिंटेड इमारत जो है, 3D प्रिंटेड बनी इमारत है उसका टोर अल्वा स्विट्ज़रलैंड में 3D प्रिंटेड इमारत है, टोर अल्वा स्विट्ज़रलैंड में सबसे ऊंची है ये। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज जिसका नाम है HAL 096, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज है, बैटरी से चलने वाला सोचो जहाज है इलेक्ट्रिक, तो इसका नाम है HAL 096, ऑस्ट्रेलिया क्या। इसके बाद महिलाएं जो प्रथम रही हैं, जैसे दिव्या देशमुख जो शतरंज जीता है इन्होंने, ओलंपियाड मतलब शतरंज का। उसके बाद प्रोफेसर उमा कंजी लाल इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं, उमा कंजी लाल। संध्या रानी मांझी उड़ीसा की पहली महिला सरकारी ड्राइवर हैं, तो सरकारी ड्राइवर हैं संध्या रानी मांझी। स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं, RPF रेलवे वाले की पहली सोनाली मिश्रा हैं। पहली महिला जगुआर पायलट तनुष्का हैं। नौसेना से राष्ट्रपति की पहली महिला ADC जो है एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी है, मतलब नौसेना में थी, अब ये जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी सुरक्षा वगैरह से जुड़ी हैं, तो यशस्वी सोलंकी। भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण जो है, नौसेना की पहली, वैसे तो उड़ान के लिए बहुत महिलाएं हैं पर नौसेना की अभी तक नहीं थी, तो नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा है। इसके बाद बात करें खेल से जुड़े, सर्वाधिक गहराई तक गोता लगाने वाली भारत की पहली महिला फ्री ड्राइवर अर्चना शंकर नारायण हैं, तो सर्वाधिक गहराई तक गोता लगाने वाली अर्चना शंकर नारायण है। उसके बाद अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला जो भारतीय हैं उनका नाम है अनन्या प्रसाद है। सबसे गहराई वाला पूछा जाए तो शंकर नारायणन है, और अटलांटिक महासागर को पूरा पार कर दिया है अनन्या प्रसाद ने। एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली प्रथम CISF महिला हैं गीता समोता, तो पहली महिला जो है एवरेस्ट के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के अब देखें, ये भारतीय हुआ करती थी, अब अंतर्राष्ट्रीय। कमला प्रसाद बिसेसर, ये त्रिनाद एवं टबैको जो कंट्री है, पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। जो कैरेबियन देश है ना त्रिनाद एवं टबैको, वहाँ की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर। बेलेज मैट्रेबेली MI6 की है, अभी देखी लिया, पहली महिला है। क्रिस्टी कोवेंट्री, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। साल बोर्चबे हैं जो कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। जब ओलंपिक की बात करें तो क्रिस्टी हैं, और जब कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो सल बोर्चबे हैं जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। उसके बाद है नेटुम्बो नंदी नदैतवाह, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसमें नंदी टाइप का नाम आ रहा है तो नंदी टाइप का नाम आएगा। नटोन्बो नंदी नदैतवाह नामीबिया में है, तो नामीबिया बोत्सवाना ये देखते हैं कंट्री अफ्रीका में। इसके बाद पुरुषों से संबंधित कुछ उपलब्धि पुरस्कार वगैरह जो भी हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले विनोद कुमार शुक्ला। सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले एक ही व्यक्ति हैं सुदर्शन पटनायक। ब्रिटिश संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले अभिनेता चिरंजीवी हैं। इसके बाद है विशेष उपलब्धियों में सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति महिला हैं, इनका नाम काफ़ी फेमस चल रहा है, इनका नाम है लूसी गाओ करके हैं। ये पहली महिला हैं जो खुद से अरबपति सेल्फ मेड है। पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जो देखी चुके मैकफॉल हैं, कहाँ के हैं, UK के हैं। एशिया के सबसे अधिक रामसर वाला देश कौन सा है, भारत ही है एशिया में। खेल की देखें, फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय हैं कुश मैनी। जो फार्मूला 1 होता है वैसे ही फार्मूला 2 है, एक स्प्रिंट रेस मतलब रेस वाला है। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष जैसा हैं 35 साल के, और विश्व के सबसे युवा शतरंज डी गुकेश 18 साल के हैं, शतरंज विजेता। इसरो के और अंतरिक्ष के कुछ देखें जो मिशन वगैरह रहे, जैसे निसार 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह लॉन्च हुआ। ये क्या है, पृथ्वी का, ये समझ लो ऊपर से देखेगा, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। तो पृथ्वी के निरीक्षण के लिए इसरो और नासा ने बनाया है निसार, 30 जुलाई 2025 लॉन्च। उसके बाद स्पेडएक्स में क्या है कि जो डॉकिंग और अनडॉकिंग करने में भारत ऐसा चौथा देश बन गया है। तो हमारा स्पेडएक्स मिशन था। डॉकिंग अनडॉकिंग का मतलब है 2 छोटे छोटे पार्ट समझ लो, या 2 जहाज समझ लो, अंतरिक्ष में वो मिल जाएं, मतलब 2 जैसे अंतरिक्ष यान है दोनों जुड़ जाएं और फिर अलग भी हो जाएं, तो इसे ही कहते हैं डॉकिंग और अनडॉकिंग। और ऐसा करने वाला भारत का रैंक इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। भारत की जो रैंक है वो 4थी रैंक है, और इस मिशन का नाम है स्पेडएक्स। ये लॉन्च कब हुआ था, जो डॉकिंग की गई थी वो दिसंबर में की गई थी, और जो अनडॉकिंग की गई थी वो मार्च में करी गई थी, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है जो NB नाविक जो है, असल में NBC नाविक जो है जो NBS 02 सोमा मिशन है, ये नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन के संबंध में। नाविक जो है जैसे अपना GPS चलता है मोबाइल में, वैसे ही जो ये GPS तो अमेरिका का है, भारत का नाविक है। तो इसरो का ये सोमा सफल प्रक्षेपण था, तो पूछ लेगा सोमा प्रक्षेपण कौन सा, उसका नाम में 2 आ रहा है, तो 02 आएगा। NBS नाम है उसका, NBS 02 इंपॉर्टेंट है, ये नाविक का ही है। इसके बाद चंद्रयान 5 मिशन तो अनुमोदित हुआ है कि चंद्रमा की सतह पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए जापान सहयोग करेगा इसका, और 250 किलोग्राम का इसमें रोवर होगा। अभी के लिए तो नहीं है, फ्यूचर के लिए। तो मेन बात ये पूछा जा सकता किसके सहयोग से चंद्रयान 5 पे हम मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, तो जापान के साथ मिलकर। प्रोब 3 जो है PSLV C59 द्वारा लॉन्च हुआ है। प्रोब 3 मिशन सूर्य की सतह पर जो बाहर कोरोना है उसका अध्ययन करेगा। जो सूर्य के आसपास की लेयर होती है उसे कोरोना कहते हैं। तो प्रोब 3 मिशन PSLV C59 द्वारा लॉन्च हुआ है। इसके बाद बात करें भविष्य में अंतरिक्ष जो योजनाएं हैं, अभी NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल 2032 तक का लक्ष्य है इसका। जो 32 तक का क्या है, न्यू जनरेशन के लॉन्च व्हीकल बनाने 2032 तक। इसमें है होगा क्या कि 4000 किलोग्राम से अधिक वजनी जो प्रक्षेपण यान है उन्हें ले जाया जा सकेगा। इसमें 8000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो 8000 करोड़ रुपए हैं ये। तो ये मेन चीज़ है 2032 तक न्यू जनरेशन के लिए। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जा रहा है, ये
इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम श्रीहरिकोटा वगैरह तो देखते ही हैं, तो वहीं क्या हुआ है कि 4 वर्षों में पूरा होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में NGLV और मानव मिशनों के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब वहीं पे अब एक और लॉन्च पैड बनाए, पहले से 2 हैं, एक और बना दिया श्रीहरिकोटा में। 4 वर्ष में जो पूरा होगा, इसके लिए भी लगभग 4000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल आएगा तो उसे यहीं से प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद है सेमी क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण 28 मार्च 2025 को, तो जैसे LBM-3 रॉकेट के बूस्टर चरण के लिए 2000 किलो न्यूटन इंजन का विकास। सेमी क्रायोजेनिक इंजन ताकतवर होते हैं, तो उसी LBM जो 3 हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसके लिए ये बनाया जा रहा है, ये परीक्षण हुआ है अभी। प्लाज्मा थ्रस्टर परीक्षण, तो ये भी सफल रहा है। उपग्रहों में विद्युत प्रणोदक प्रणाली को शामिल करना, 1000 घंटे का सफल परीक्षण भी हुआ है। प्लाज्मा थ्रस्टर परीक्षण, ये सब किसके हैं? भारत के अंतरिक्ष वाले जो मिशन है। उसके बाद अब और अन्य देखें, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है? नेविगेशन और नियंत्रण के लिए माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए, मतलब ऐसे सोचो सैटेलाइट वगैरह में ये या रॉकेट लॉन्चर में लगाए जाएंगे। विक्रम और कल्पना नाम से हैं, बस इतना याद रखना। 3201 और 3201 ही नाम है। इसके बाद है भारत में कृषि परीक्षण के लिए अभी देखा 59, जो PSLV का 59 वाला मिशन जो था, ये PSLV C59, ये इसमें प्रोब 3 मिशन था जो सूर्य के लिए था। अब अगला मिशन है जो PSLV C60, इसमें क्या है कि कृषि परीक्षण के लिए पालक का कैलाश, मतलब ऐसे समझो पालक के बीज को उगाया गया था, कहाँ पे? अंतरिक्ष में। C60 मिशन के तहत है। लोबिया के बीज 4 दिन में अंकुरित हुए थे। कुशीनगर में रॉकेट परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोचो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो खुशी की बात है। तो कुशीनगर में रॉकेट परीक्षण 14 से 15 जून 2025 उत्तर प्रदेश में इसरो द्वारा पहला मॉडल रॉकेट परीक्षण है। इसरो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर रहा है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे? कुशीनगर में है। इसके बाद बात करें योजनाओं की, जो मेन राष्ट्र की योजनाएं हैं। सबसे पहला है PM स्वनिधि रोजगार, मतलब स्वनिधि योजना का विस्तार कर दिया गया है। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ये योजना है PM स्वनिधि योजना विस्तार। तो 31 मार्च 2030 तक ऋण सीमा की वृद्धि कर दी गई है। ये इसमें रुपए भी थोड़े याद रखने, पहली किस्त 15,000 की, दूसरी किस्त 25,000 की रहेगी। स्वनिधि मतलब पहला सही से रहेगा तो अगली किस्त बड़ी मिल जाएगी। तो PM स्वनिधि योजना विस्तार है जो, उसको 2030 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। ऋण सीमा में भी वृद्धि कर दी गई है, 15,000 और दूसरी 25,000 है, और 1600 तक का कैशबैक भी इसमें किया गया है। मतलब उनके लिए कैशबैक जो डिजिटल पेमेंट वगैरह स्वीकार करेंगे अपने उसमें, क्या नाम है, जैसे दुकान है या कुछ चीज़ें। उसके बाद है PM विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत रोजगार योजना तो 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य है। कब से कब तक? 1 अगस्त 2025 मतलब स्टार्ट हो चुका है, 31 जुलाई 2027 तक 1 लाख करोड़ का इसमें फंड है। 2 सालों में, इंपॉर्टेंट टाइम भी है, 2 साल में 3.5 करोड़ 2027 तक। मेरिट योजना, तो मेरिट योजना है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो 5 वर्ष के लिए आई है मेरिट में 5 शब्द हैं, तो 5 साल के लिए आई है, 25 से 30 तक के लिए। इसमें 4200 करोड़ दिए गए हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 50% है। 50% विश्व बैंक ने ही रुपए दे दिया, 2100 करोड़, बाकी भारतीय सरकार का है। इसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना, तो शिक्षा मंत्रालय का भारतीय भाषा पुस्तक, इसमें क्या होगा? 22 जो भारतीय भाषाएं हैं में UG PG कोर्सों की प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद और डिजिटल उपलब्ध किया जाएगा। भाषा पुस्तक परियोजना है इसका। उसके बाद है SASCI योजना, पर्यटन मंत्रालय की है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर बेहतर बनाना है, तो SASCI योजना ये है। इसके बाद दूसरा योजना का देखें, प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना है। जैसे सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के अनुभव का लाभ यूनिवर्सिटी को मिल सके, शोध को बढ़ावा इससे मिलेगा कि नहीं, तो यही चीज़ के लिए प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना है। 30 लाख मतलब 30 लाख रुपए तक का वार्षिक फेलोशिप है इसमें, तो प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप। इसके बाद है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 6 वर्ष के लिए 31 तक के लिए है। इसमें भी 2400 करोड़ वार्षिक का है अनुदान सरकार की तरफ से। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। धन धान्य कृषि योजना में मेन लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। RDI योजना है, निजी क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए।
1 लाख। इसके बाद है प्रतिभा सेतु योजना। प्रतिभा सेतु योजना यूपीएससी में जैसे अंतिम मेरिट में नहीं आ पाए जो स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू दिया नहीं आ पाए अंतिम में, उनके लिए प्रतिभा सेतु योजना एक आई है। क्यों ना, और कोई जैसे कंपनी वगैरह ले सकती हैं। पीएम आशा योजना 25-26 तक किसानों को एमएसपी की गारंटी, जैसे तूर है, उड़द है, मसूर है की खरीद। तो पीएम आशा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्वास्थ्य और उन सबसे जोड़ा जाएगा। पीएम आशा योजना आए तो किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। अभी तक जैसे मुख्य गेहूं का होता है, गेहूं का मतलब जो गारंटी मिलती है, अब इसमें उड़द, तूर, मसूर की, और वो भी 100% खरीद की गारंटी दी गई है किसानों को 25-26 के लिए। उत्तर प्रदेश और अन्य राष्ट्रीय योजनाएं देखें, जैसे यूपी एग्री योजना काफ़ी फेमस चल रही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, इसमें पूरा उत्तर प्रदेश तो नहीं है पर पूर्वी और जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र शामिल हैं। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, तकनीक आधारित कृषि करना है, और इसमें मेन चीज़ है कि विश्व बैंक इसमें आधे से ज़्यादा रुपए दे रहा है। तो ये 2700 करोड़, लगभग 3700 खर्च हो रहा है, और 2700 वर्ल्ड बैंक दे रहा है। एआई प्रज्ञा क्या है, युवाओं को एआई का प्रशिक्षण देना है, बस ये यूपी का है मतलब। उसके बाद है सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना है। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रति व्यक्ति 1.5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। तो योजना का नाम क्या है, सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना। आईटीआई उन्नयन राष्ट्रीय योजना। तो 5 वर्षों में 1000 आईटीआई का उन्नयन और 20 लाख युवाओं को परीक्षण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब कुछ लक्ष्य देख लें, जो लक्ष्य काफ़ी ये भी आता है 1-2 क्वेश्चन कि कौन सा कब तक का लक्ष्य है। सबसे पहले 2025 मतलब इस साल के अंत तक देखें तो इस साल टीबी मुक्त का लक्ष्य है, और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 20% का, ये लक्ष्य पूरा हो चुका है पहले ही, मतलब महीना कुछ पहले ही लक्ष्य पूरा हो चुका है अब तक पेट्रोल का इथेनॉल मिश्रण। और टीबी मुक्त का भी हमारा इसी साल का लक्ष्य है 2025 तक। तो टीबी हो गया ख़त्म, और मतलब हो जाना चाहिए टीबी, और इथेनॉल हो गया। 27 तक का जो लक्ष्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाना है वो 27 तक है। पहले 25 तक था, अब ये 27 तक हो गया है। इसके बाद है 2030 के लक्ष्य क्या है, मलेरिया का मुक्त। अब मलेरिया अभी तो ख़त्म नहीं होगा, 5 साल और इंतजार करना है, तो मलेरिया उन्मूलन हो पाएगा 2030 तक। 30 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करना है भारत को, 300 मीट्रिक टन। तो 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता के लिए 2030 तक है। अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाना 2030 तक है। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना, ये भी है 2030 तक। 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, वो भी 2030 तक के लिए। तो मलेरिया, इस्पात, मलबा और हाइड्रोजन और जीआई टैग। उसके बाद 2047 तक का क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 27 तक 5 ट्रिलियन की बनाना है, और 47 तक 30 ट्रिलियन की बनाना है। तो अगले लगभग 22 साल में 30 ट्रिलियन की बनाना है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। भारत को क्या बनाना है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है, और उसके बाद विकसित भारत बनाना है। ये सब 2047 तक के हैं। 70 तक का लक्ष्य क्या है, 2070 तक का लक्ष्य नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है 70 तक, और अभी तभी तक लगभग जनसंख्या स्थायीकरण भी आएगा। इसके बाद अब पीएम मोदी की जो विदेश में यात्राएं हुई हैं उन सबको देख लेते हैं। मालदीव की यात्रा अभी लास्ट ही हुई है, मतलब लास्ट का मतलब करंट अफेयर्स में जो आ सकती है, जुलाई लास्ट में हुई है मालदीव की यात्रा। यहाँ पे लगभग 4 से 5,000 करोड़ रुपए, 48-50 जो है करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी गई है, और यहाँ पे यूपीआई और जो मतलब जो ट्रेड वगैरह उस सब के लिए समझौता हुआ है। उसके बाद 60वां क्यों गए थे मोदी जी, तो मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो 60वां। यूके की बात करें तो इससे ठीक पहले, मतलब 2 दिन पहले ही, मालदीव से 2 दिन पहले यूके की यात्रा पे थे, और यहाँ पे जो सीटा और एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह उन सब पे बात हुई है। और इंडिया यूके विजन 2035 रखा गया है, लक्ष्य 2035 मतलब अगले 10 साल के लिए, और 6 बिलियन यूरोज़ का नए निवेश की आशा की गई है इसमें। इसके बाद है नामीबिया। अब यूके से पहले कहाँ गए थे, जुलाई में नामीबिया। तो सबसे पहले अगर मैं क्रम पूछ ले तो मालदीव गए, यूके गए, उससे पहले नामीबिया। ये जुलाई के 3 रहेंगे और बाकी देखेंगे अभी। तो यूपीआई है नामीबिया वाला जो देश है, वहाँ पे यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना है लाइसेंसिंग समझौते के तहत। तो मतलब बाकी देशों ने भी अपना लिया, पर यहाँ पर लाइसेंसिंग समझौता भी हुआ है, तो ऐसा पहला देश बना है नामीबिया। इंपॉर्टेंट रहेगा इस वजह से। और उसके बाद है CDRI GBA में
सदस्यता स्वीकार की है और ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विसिया जो मिराबिलस है इसका नाम दिया गया है, मतलब अवार्ड दिया गया है नामीबिया के द्वारा। तो नामीबिया का नाम जो है बहुत मतलब जो पुरस्कार दिया है मोदी जी को बहुत बड़ा सा है, तो बेल्विसिया मिराबिलस। ब्राज़ील की बात करें, 8 जुलाई को ब्राज़ील गए थे, तो ब्राज़ील में 20 बिलियन का व्यापार की बात कही गई है, आतंकवाद और इन सब पे बात हुई है। मेन जो है वो है पुरस्कार, क्या पुरस्कार मिला है वहाँ पे मिला है द ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस करके। अर्जेंटीना में गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यात्राओं में अर्जेंटीना की यात्रा रहेगी, 4 से 5 जुलाई के बीच में रही थी ये, मतलब ब्राज़ील गए, ब्राज़ील से 2 दिन पहले अर्जेंटीना की यात्रा पे थे। तो 57 वर्षों में किसी पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, सभी क्षेत्रों में हुआ है सहयोग वगैरह, नवीकरणीय ऊर्जा में भी। मेन है कि ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वहाँ पे ब्यूनस आयर्स की जो चाबी दे दी गई है, मेन मतलब एक तरीके से सम्मान में, तो एक चाबी दे दी गई, ब्यूनस आयर्स के शहर की चाबी ने दी गई थी। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। इसके बाद त्रिनाद एवं टबैको यूपीआई इन्होंने भी अपनाया है और ऐसा करने वाले पहले कैरेबियन कंट्री बने हैं त्रिनाद एवं टबैको, तो ये वाला याद रखने। उसके बाद ओसीआई, मतलब ये कह दिया है कि त्रिनाद एवं टबैको में ज़्यादातर लोग वही हैं जो गिरमिटिया के द्वारा भारतीय लोग गए थे, वही लोग कैरेबियन में बसे हैं ज़्यादा, तो उन सभी लोगों को ओसीआई कार्ड की सुविधा दे दी जाएगी 6 पीढ़ी तक पुरानी तक की। तो ओसीआई मतलब एक तरीके से वो भारत में आसानी से आ जा सकते हैं। और यहाँ पे जो उन्हें अवार्ड मिला है वो मिला है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टबैको। पहले विदेशी नेता हैं, सबसे मेन क्या है, सोचो आज तक किसी विदेशी व्यक्ति को त्रिनाद एवं टबैको ने ऐसा अवार्ड दिया ही नहीं था, पहली बार दिया है। उसके बाद घाना की बात करें तो घाना में जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, स्टार वाला आ जाएगा, घाना का है, ये भी जुलाई में यात्रा थी। और यहाँ पे भी घाना में मेन चीज़ क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे देखा हमने त्रिनाद एवं टबैको में पहले विदेशी नेता थे जिन्हें अवार्ड मिला, पर घाना में पहले ऐसे नेता पीएम हैं जिन्होंने संसद को संबोधित किया था। क्रोशिया की बात करें, इससे पहले क्रोशिया में गए, तो क्रोशिया कहाँ, यूरोप वाले एरिया में, तो नीचे की तरफ हम देखते हैं मेडिटेरियन की तरफ, तो क्रोशिया है। तो किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है क्रोशिया की, और क्रोशिया को भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की सहमति है। प्रवेश द्वार का मतलब क्या, मेडिटेरियन का एरिया है क्रोशिया का, तो भारत वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकता है। तो क्रोशिया वाले एरिया को भारत का प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने का, तो पूछा जाएगा किस देश को अभी यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार बनाया गया है या समझौता हुआ है, तो क्रोशिया को क्रॉस करके। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस ने खुद को यूरोप में भारत का गेटवे के रूप में पेश किया है, क्रोशिया ने भी किया है, साइप्रस में भी हो गया। साइप्रस में जो अवार्ड मिला है वो मिला है मकारियोस 3 करके है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ मकारियोस करके है, ये साइप्रस का है। सऊदी अरब की बात करें तो 100 बिलियन यूरो, 100 बिलियन डॉलर का निवेश की बात कही है सऊदी अरब में, और 2 तेल रिफाइनरी स्थापित करने पर सहमति बनाई गई है। और मेन बात है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सऊदी अरब की वो यात्रा थी जब भारत में जो अभी आतंकी हमला हुआ था, तो वो बीच में लौट आए थे। इसके बाद श्रीलंका की बात करें, अप्रैल में गए थे श्रीलंका में, नए राष्ट्रपति वहाँ जो बने थे अनुरा कुमारा दिशानायके की प्रथम विदेशी यात्रा मतलब भारत की थी इनकी, और उसी के दौरान ये समझौते हुए हैं। और श्रीलंका में जब मोदी जी गए तो उन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण, पहले भारतीय नेता हैं जिन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ट्रैंकोमैली जो ट्रिंकोमाली में ऊर्जा केंद्र बनाया जा रहा है। अन्य यात्राओं में देखें, थाईलैंड, अप्रैल में थाईलैंड में गए थे। क्यों थाईलैंड में है, मेन क्वेश्चन ये रहेगा, बिम्स्टेक की जो छठा बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ था इस वजह से। यूएसए 13 फरवरी को था। 21वीं सदी के लिए अमेरिका और भारत को कॉम्पैक्ट 2030, मतलब भारत का व्यापार 500 बिलियन तक का, हालांकि ये तो अब सब बेकार ही हो चुका है, यूएसए के साथ संबंध खराब हो चुके। लीजन ऑफ मेरिट यहाँ पे सम्मान दिया गया था। इसके बाद फ्रांस की बात करें, 10 से 12 फरवरी फ्रांस में रहे। पेरिस में एआई समिट हुआ था, एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता भारत ने करी थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, न केवल ये कि पेरिस में एआई एक्शन समिट हुआ है, एआई के लिए एआई समिट नहीं है, ये एआई एक्शन समिट है, कुछ अलग अलग होते हैं। उसके बाद है कि सह अध्यक्षता की है भारत और फ्रांस, और 2026 का लोगो रखा है, मतलब भारत और फ्रांस के संबंध है उनको लेकर नवाचार वर्ष 2026 को अपनाया गया है। ऐसे पूछा है किस देश के साथ, नवाचार वर्ष 2026, तो वो फ्रांस के साथ है। और यहाँ पे जो उन्हें सम्मान मिला है पहले ही प्राप्त हो चुका था, लीजन ऑफ ऑनर है। कुवैत की बात करें, दिसंबर में कुवैत की यात्रा पे थे।
26 में अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल में सम्मानित मतलब अतिथि हैं। और द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कबीर नाम सुन के लगेगा भारत का तो नहीं है, तो मुबारक अल कबीर ये कुवैत का है। और कुवैत से का आईएसए में शामिल हो जाओ, तो कुवैत ने आईएसए जो सोलर अलायंस है हमारा सौर संगठन, उसमें भी शामिल हो गया है कुवैत। नाइजीरिया की बात करें, नवंबर में नाइजीरिया में थे। अबूजा की, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, तो अबूजा में राजकीय यात्रा की है। बाकी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया का सम्मान मिला है। अब भारत से मोदी जी गए तो भारत में भी तो कुछ लोग आए होंगे, तो उनके बारे में देखते हैं। भारत में आए राष्ट्राध्यक्ष फार्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, फिलीपींस के हैं। तो फार्डिनेंड आर मार्कोस जो जूनियर हैं वो फिलीपींस के भारत में आए थे। तो यह 75 वर्षों जो पूरे हो गए हैं उसके लिए उन्होंने डाक टिकट भी जारी की है और राष्ट्रीय फूल पर संयुक्त डाक टिकट जारी की गई है। तो फार्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, नाम थोड़ा यूरोपियन अमेरिकन टाइप लगेगा, मार्कोस वगैरह, पर हैं कहाँ के ये, अपने साइड में फिलीपींस मतलब पास में ही है। सेंटियागो पेना पलासियोस पैराग्वे के हैं, पैराग्वे उरुग्वे जो हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका में। तो सेंटियागो पेन पलासियोस ये पैराग्वे के, तो आईएसए में जो पैराग्वे है वो 100वां पूर्ण राज्य सदस्य बन गया है। तो आईएसए मतलब पैराग्वे है, पैराग्वे कौन सा आईएसए का सदस्य बना है, जो सौर संगठन है उसका 100वां। तो ये पूछा जा सकता है 100वां कौन सा बना, क्योंकि 100वां इंपॉर्टेंट होता है। और इसरो के साथ भी क्यूबसैट विकसित करने पर समझौता हुआ है। इसके बाद है जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेंको, जो लोरेंको है अंगोला के हैं। तो ये आईएसए में अंगोला भी शामिल होने वाला 123वां देश बना था और आयुर्वेद और कृषि के लिए समझौता हुआ। ये सब वो लोग हैं जो भारत में आए हैं अभी। तो सेंटियोस कहाँ के थे, सेंटियोस पेलासियोस ये पराना का है, मतलब पैराग्वे के हैं। और ये पैराग्वे की विशेषता क्या है, आईएसए का 100वां। उसके बाद अंगोला है, अंगोला 123वां आईएसए का सदस्य बना है। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये चिली के हैं राष्ट्रपति। तो किसी चिली के राष्ट्रपति की पहली राज्य की यात्रा है, ये बस इतना याद रखना। और अंटार्कटिका को लेकर समझौता किया। अब चिली की अगर लोकेशन देखो तो लगभग अंटार्कटिका तक वो छूते हैं। तो अंटार्कटिका तक का जो समझौता हुआ है चिली के साथ हुआ है। और इनके जो मेन आए थे राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। इसके बाद है क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के थे। 10वें रायसीना डायलॉग जो राष्ट्रपति भवन में होता है उसके मुख्य अतिथि यही थे, यही पूछा जाएगा। इसके बाद है मराठा सैन्य परिदृश्य और विरासत स्थल। तो भारत में कुल विश्व धरोहर जो है यूनेस्को की मान्यता प्राप्त, उनकी संख्या याद रख लेनी, 4 है 44। तो 4 44 याद रखना, ये यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। 12 दर्ज किलों की संख्या एक ही स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। जो 12 किले अभी महाराष्ट्र के किए गए हैं, जो शिवाजी और उनसे जुड़े हुआ करते थे। तो 12 किले इनको एक ही स्थल के रूप में शामिल किया गया एक साथ। इनमें से 11 किले हैं, मतलब 44 टोटल स्थल हैं, 12 किले अभी एक साथ किए गए हैं। उन 12 किलों को एक माना है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले 12 माइनस करना है, 12 एक माने गए हैं। उन 11 किलों में महाराष्ट्र के सभी मराठा जो सैन्य किले हैं वो है। एक किला है मराठा का ही, पर मराठों ने बनवाया था जिंजी में। जिंजी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो पूछा जाएगा जो मराठा किले अभी शामिल किए गए वो 12 के 12 टोटल कितने, 12 किले हैं। 12 में से टोटल 12 महाराष्ट्र में नहीं, 11 महाराष्ट्र में, एक जिंजी में। जिंजी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद विश्व धरोहर सूची में शामिल जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति हुई है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी, 47वां सत्र था पेरिस फ्रांस में। तो जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति पेरिस फ्रांस में हुई। उनके द्वारा ये मराठा को शामिल किया गया था, मराठा के जो मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं। तो मेन बात है जुलाई 2025 में जो बैठक कहाँ हुई है, कहाँ पर ये शामिल किए गए, तो फ्रांस पेरिस में। इसके बाद सभी किलों के नाम ये हैं, जैसे रायगढ़, राजगढ़, नेरी, प्रतापगढ़, पनहाल, विजयदुर्ग, लोहागढ़, सालहेरी, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग और खंडेरी का किला। और तमिलनाडु में एक जिंजी का किला है। इसके बाद कुछ पुरस्कार वगैरह देखते हैं, जैसे पद्म सम्मान उत्तर प्रदेश वगैरह का विशेष। सबसे पहले ये संख्या, टोटल जो पद्म पुरस्कार है वो 139 है। 7 पद्म विभूषण, मतलब सबसे पहला पद्म विभूषण, ये कितने हैं, 7 हैं।
पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 है, बाकी जो बचे होंगे पद्म श्री होंगे। अब देखो पद्म श्री और पद्म भूषण ये इंपॉर्टेंट नहीं होते उतने, क्योंकि इतने याद नहीं रख सकते, बस संख्या याद रख सकते इतने इतने, क्योंकि 19 और 113 तो याद नहीं। पद्म विभूषण याद रखेंगे हम, उनमें से 4 प्रमुख देखते हैं। तो सबसे प्रमुख मतलब टोटल 7 दिए गए जो 4 पेपर में आ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे शारदा सिन्हा कला के लिए है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, तो मरणोपरांत वाले अलग से पूछ लिए जाते हैं इस वजह से। तो शारदा सिन्हा कला में मिला है। ओसामू सुजुकी सार्वजनिक मामले में मिला है, मरणोपरांत इन्हें भी ओसामू सुजुकी। तो शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी और एम.टी. वासुदेव नायर इन्हें भी मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा में। तो वासुदेव नायर, सुजुकी और सिन्हा इन सबको मरणोपरांत मिला है कला में, सार्वजनिक मामले और साहित्य में। जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों में है, पर जगदीश सिंह खेहर क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये पूर्व सीजेआई रहे हैं भारत के, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश से 2 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण टोटल कितने को मिला है, 19 लोगों को, उसमें से 2 लोग हैं उत्तर प्रदेश के, राम बहादुर राय और सांध्वी रितंभरा जो है, तो रितंभरा, तो राम एक तो याद ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से राम बहादुर है और एक साध्वी है। इसके बाद जो पद्म श्री है, पद्म श्री कितने को मिला है, 113 को, 113 में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं पद्म श्री। और ये पद्म श्री विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है, तो मैं ये तो याद नहीं रखने हैं कि 8 के 8 यहाँ पे नाम तो दे दिए, पर इतने याद रख पाए, 1-2 नाम देख लेते हैं। जैसे श्याम बिहारी अग्रवाल, थोड़ा फेमस नाम होता है श्याम बिहारी अग्रवाल, तो ये याद रख सकते। बाकी 8 हैं, हृदय नारायण दीक्षित, गणेश्वर हैं, सत्यपाल हैं, खेल से, तो ये वाले हैं। अन्य पद्म श्री में जो अगर हम देखें तो जो हमें थोड़ा याद रखना है, पद्म श्री में अरिजीत सिंह और अश्विन है, ये नाम जो हमें लगते हैं किस में है, अगर पूछ ले किस में दिए गए, तो पद्म श्री वाले में नाम मिला है। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें तो 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है इस बार। तो कितने लोगों को, 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। डी गुकेश शतरंज है ही है पता, हरमनप्रीत सिंह भारत के कैप्टन, तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स इंपॉर्टेंट है नाम, मनु भाकर निशानेबाज लगातार पदक मिल ही रहे हैं ना, तो डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार कौन से पैरा एथलेटिक्स के, और मनु भाकर निशानेबाजी इनका है ही है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश से कौन है इसमें 32 में, तो अनु रानी है एथलेटिक्स मेरठ की, और प्रीति पाल है, इन लोगों ने भी अभी अवार्ड जीते हैं, मतलब पदक वगैरह जीते। तो अनु रानी और प्रीति पाल का नाम फेमस अभी चल ही रहा है। तो ये अर्जुन पुरस्कार 32 में से 2 बार उत्तर प्रदेश के मिले। मेजर ध्यानचंद देख लिए, अर्जुन पुरस्कार। अब लाइफ टाइम जो अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं जो लोग पुराने हैं, जैसे मुरलीकांत पेटकर पहले पैरालंपिक गोल्ड विजेता रहे हैं। ये मुरलीकांत पेटकर, जो अभी इन पे मूवी भी बनी है, जो इम्पोर्टेंट है इनमें, मुरलीकांत पे ही मूवी बनी है अभी। तो तैराक हुआ करते थे, ये सेना में रहे थे, तो पैरालंपिक गोल्ड विजेता, तो इम्पोर्टेंट नाम रहेगा क्योंकि मूवी भी बन गई है। श्री सुचा सिंह एथलेटिक्स से हैं। उसके बाद है मौलाना आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना आज़ाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती है, मौलाना आज़ाद। इसके बाद नोबल पुरस्कार विजेता, कई बार हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करते। अर्थशास्त्र के लिए मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, तो तीनों अमेरिका के हैं। तो मोगली के 2 सन ऐसे याद कर लेना, जॉनसन, रॉबिन्सन, ये किसके, इकोनॉमिक्स के लिए। किस लिए मिला है, संस्थाओं का, जैसे संस्थाओं ऊपर तक जाती है उनकी इकोनॉमी फिर डूब जाती हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी। चिकित्सा में एम्ब्रोस, गैरी रुबकुन, दोनों अमेरिका के, माइक्रो आरएनए के लिए। फिजिक्स में है हाफील्ड और हिंटन, जो इन्हें किस लिए मिला है, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए। रसायन के लिए बेकर, जम्पर, हसाविस, प्रोटीन संरचना के लिए। साहित्य में हांगकांग, दक्षिण कोरिया, पहली एशियाई महिला, काफ़ी हम, और पहली एशियाई महिला के साथ साथ पहली साउथ कोरिया की महिला भी हैं ये। और शांति निहान हिडान की, इन सब के बारे में हमने पहले चर्चा की है। इसके बाद साहित्य के संबंध में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 वाला जो अभी मिला है, मतलब थोड़े टाइम बाद मिलते हैं, तो ज्ञानपीठ 58वां है गुलजार उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। तो गुलजार को पिछले वर्ष मिला उर्दू के लिए और राम भद्राचार्य को संस्कृत साहित्य के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है, ये ज्ञानपीठ था 58वां है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। गगन गिल कविता, हिंदी की कविता है, मैं जब आई बाहर, तो गगन गिल को मिला है मैं जब आई बाहर के लिए। उसके बाद दीपक कुमार शर्मा संस्कृत कवि, भास्कर
भास्कर चरितम। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 लोगों को है, गगन गिल जब मैं आई बाहर, और जब दीपक कुमार शर्मा को मिला है संस्कृत की उनकी एक कविता है भास्कर चरितम। 34वां व्यास पुरस्कार है सूर्यबाला को मिला है कौन देश का बासी बेड़ू की डायरी। उसके बाद है जैकब प्राइज फॉर लिटरेचर। जैकब प्राइज फॉर लिटरेचर है ये उपमन्यु चटर्जी, उपन्यास है इनका लॉरेंजो सचेंज फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये है जैकब प्राइज, किसे, उपमन्यु चटर्जी। बाल साहित्य पुरस्कार करुणा पांडे लखनऊ से हैं, तो ये वाला याद रखना है। इसके बाद है सिनेमा में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक लेखक। उसके बाद है दीपा भास्ती, अनुवाद इन्होंने किया है दीपा ने और बानू मुश्ताक, और इनका उपन्यास क्या था, हार्ट लैम्प। किस भाषा में लिखा गया था, वैसे मूलतः कन्नड़ में था, कन्नड़ से अनुदित पहली पुस्तक। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार है जो प्रोपल्का है लोक सेवा में उन्हें दिया गया है, तो प्रोपल्का संस्था लोक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 मिस वर्ल्ड तो सुचाता च्वांगसरी थाईलैंड की है, पहली थाई महिला है सुचाता च्वांगसरी थाईलैंड की है। 72वां इन्हें मिस वर्ल्ड मिला है। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं विक्टोरिया कैजर थीलविंग डेनमार्क की हैं, और डेनमार्क की पहली महिला विजेता भी हैं मिस यूनिवर्स, जिनका नाम क्या है विक्टोरिया नाम है, पर हैं कहाँ की, डेनमार्क की हैं। उसके बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेचल गुप्ता भारत की हैं, और ये पहली भारतीय महिला हैं, तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। इसके बाद फिल्म पुरस्कार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12th फेल, अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। हमने पिछले जो करंट अफेयर्स वगैरह में कवर किया है कि इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे मिला है, हिंदी फिल्म के लिए कटहल फिल्म है, तो कटहल फिल्म को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। उसके बाद 70वां अट्टम को मिला था ऋषभ कंतारा के लिए, ऋषभ शेट्टी को। इसके बाद अगर देखें जल और जो ODOP वगैरह स्वच्छता के लिए पुरस्कार हैं, ये सब देखें तो सबसे पहला है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उड़ीसा वाला एरिया है, चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, और यहाँ जल पुरस्कार में प्रथम है, दूसरा पौंडुचेरी, तीसरा गुजरात है, तो ये वाली चीज़ याद रखना है। उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, मतलब उड़ीसा प्रथम पे ये लोग हैं विजेता में, उड़ीसा पौंडुचेरी, और दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद बात करें नेशनल ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है 2024 में राज्य श्रेणी ए में आंध्र प्रदेश, विजेता आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब रही हैं, पर गोल्ड उत्तर प्रदेश को भी मिला है। इसके बाद ODOP के लिए अवार्ड 2024 कृषि के लिए किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जो काला नमक चावल है उसको मिला है। इसके बाद गणतंत्र दिवस की जो झांकी हुआ करती थी महाकुंभ, उसे शीर्ष स्थान मिला है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद कुछ देखें सूचकांक वगैरह में, तो ये लास्ट रहेगा हमारा कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग, विश्व प्रतिभा जो रैंकिंग है उसमें 63वां स्थान है उत्तर प्रदेश, मतलब भारत का 63वां, और 24 में 58वां था स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पे रहेगा, तो प्रतिभा में स्विट्ज़रलैंड टॉप है, भारत 63वें स्थान पे है। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट में जो मेन है गिविंग रिपोर्ट में मतलब भारत का स्थान 7वां है। उसके बाद भारत के साथ साथ UAE और कतर भी शामिल हैं, तो मतलब गिविंग रिपोर्ट में मतलब जो दान वगैरह करते हैं उसमें नाइजीरिया टॉप पे है। इंपॉर्टेंट थोड़ा अलग सा है, नाइजीरिया गिविंग रिपोर्ट में नाइजीरिया और मिस्र और चाइना ये सब देश टॉप में रहेंगे। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 130वां स्थान मानव विकास में आइसलैंड टॉप पे है। लैंगिक असमानता है 102वां, डेनमार्क टॉप पे है। उसके बाद है UNSDSN 2025 वाला 99वां रैंक है, सतत विकास के लिए 99वां रैंक है, और इसमें चूंकि बहुत अच्छी बात हुई है 109 से हम 99 में आए हैं, तो एग्ज़ाम में यही आ सकता है। फिनलैंड टॉप पे रहेगा सतत विकास में। और देखें जैसे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का 3रा स्थान है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा 100 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियाँ हैं, उसके बाद चाइना में और भारत में 64 ऐसी कंपनियां हैं। हुरून निकालता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। शीर्ष अगर शहर में देखें तो बेंगलुरु दुनिया में 7वें पे, मुंबई 22वें पे। हेनले पासवर्ड 77वां स्थान, 8 का सुधार हुआ है। सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया ये टॉप पे हैं। शांति में स्थान है 115वां, आइसलैंड टॉप पे है।
WIPO नवाचार सूचकांक में भारत का 39वां स्थान है नवाचार में, और स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है नवाचार में। प्रेस स्वतंत्रता में 151वां स्थान है, 8 स्थानों का तब भी सुधार हुआ है प्रेस स्वतंत्रता में। नॉर्वे टॉप पे रहेगा प्रेस में। आतंकवाद में भारत का 14वां स्थान है, उच्च प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से उच्च प्रभावित देशों में आता है आतंकवाद में, बर्किना फासो और ये सब मतलब आतंकवाद सूचकांक में टॉप पे है। बर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया इनमें ज़्यादा है। प्रसन्नता में 118वां है सूचकांक में। प्रसन्नता जो रिपोर्ट है UNSDSN की, फिनलैंड टॉप पे है लगातार 8 वर्षों से। तो प्रसन्नता में फिनलैंड टॉप पे ही रह रहा है। सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान प्रसन्नता वाले में। उसके बाद है वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में 5वां है स्थान वायु गुणवत्ता में, और चाड सबसे प्रदूषित है। चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। दुनिया की सबसे प्रदूषित पर राजधानी की बात करेंगे तो दिल्ली ही आ जाएगी राजधानी में, पर वैसे हम टॉप 5 देशों में हैं और चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान ज़्यादा प्रदूषित है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में 41वां स्थान है। स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है प्रतिस्पर्धा में 41, और स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रहेगा। उसके बाद जस्टिस रिपोर्ट है, भारत के कुछ रैंकिंग देखें। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा निकालता है ये। कर्नाटक टॉप पे है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बड़े राज्यों में जस्टिस में अच्छे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों जस्टिस में अच्छे हैं। शहरी शासन में सूचकांक में, शहरी शासन सूचकांक प्रजा फाउंडेशन का, केरल टॉप पे है। उत्तर प्रदेश का 16वां स्थान है। शहरी शासन में हमारा 16वां स्थान है, केरल टॉप पे है। SDG में, SDG नीति आयोग का, केरल, उत्तराखंड संयुक्त रूप से टॉप पे रहे हैं। पिछले वर्ष की ये तो रैंकिंग है, तो केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से टॉप पे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है SDG में। SDG गोल 17 है, उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। सर्वाधिक सुधार वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही पर रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य में सबसे अच्छा राजकोष किसका है, जिसका पानी वाला देखा था अच्छा है, उड़ीसा। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, गोवा ये टॉप में है जो राजकोषीय स्वास्थ्य है जिनका अच्छा है। और उत्तर प्रदेश 7वां स्थान है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों से बेहतर है उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो ये हमने पूरे एक साल के जो भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से वो कवर किए। तो ये